तो आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार और आज के इस लेट नाइट सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अश्विनी कुमार जी जग रहे हैं, है ना? गजे जी, राजेश जी, बहुत बहुत नमस्कार। तो वाह, बहुत सारे साथी जगे हैं, क्या बात है, शानदार, जबरदस्त। रात में जागने की आदत हो गई। मैं तो ऐसी जैसे होते हैं ना कि चलो देख लेते हैं कितने साथी जगे हैं, तो इसीलिए आ गया। और बैंकर्स की लाइफ ही ऐसी होती है कि आप सोचिए, कुछ सोच के जाते हैं और कुछ हो जाता है ना? पूरा बैंकिंग करियर, अश्विनी जी सहमत है ना, कि सुबह आप कुछ सोच के जाते हैं और करना कुछ और पड़ता है। क्योंकि बैंकर्स की जो लाइफ होती है, काम काज होता है, वो पूरा इस तरह से होता है कि आप कुछ प्लानिंग करके जाते हैं और कुछ नया चीज आ जाता है। आप सोचें कि आज किसान क्रेडिट कार्ड डिसबर्स करेंगे, वहां से फोन आता है कि अटल पेंशन योजना करिए। राज ओझा जी भी आ गए, मेरी बातों से सहमत होंगे। हम तो आप लोगों से रात को, इसलिए अभी मैं सोचा था कि आज लाइव ही नहीं कर पाऊंगा। सोचा था कि आज जल्दी करूंगा लाइव, लेकिन ऑडिटर आ गए और उनके साथ उनको डिनर कराने के बाद फिर मैं यहाँ पर आया हूँ। और फिर उसके साथ तो मैं सोचा कि चलो आज आप लोग के साथ कुछ सवाल साझा कर लूँ जो आने वाले प्रमोशन एग्जाम में इम्पोर्टेंट होंगे। और मैं यहाँ बता रहा था कि बैंकर्स की लाइफ किस तरह होती है। राज ओझा जी भी सहमत होंगे, सभी साथी सहमत होंगे कि आप लोगों से बात कर लेते हैं तो दिल को करार मिलता है, वरना इस दुनिया में कहाँ प्यार मिलता है। अजीब इम्तहानों का दौर है ये बैंकिंग की जिंदगी, एक जख्म भरता नहीं कि दूसरा तैयार मिलता है ना? तो एक जख्म यहाँ भरता नहीं कि दूसरा तैयार मिलता है, मतलब एक टास्क पूरा होता है, उसके साथ दूसरा टास्क आ जाता है। कहने का तात्पर्य, मैं सोचा था कि चलो क्लोजिंग हो जाएगा तो बढ़िया तरीके से आपको फिर पढ़ाएंगे। तो क्लोजिंग के बाद एक अगला टास्क आ गया, ऑडिट। और जब ऑडिटर साहब चले जाएंगे तब अच्छा पढ़ाएंगे। इस तरह की चीज़ें हमारे बैंकर्स की लाइफ में सिलसिलेवार चलती रहती है। फिर भी एज ए इवेंट मैनेजर, बैंकर के पास एक क्वालिटी होनी चाहिए, इवेंट मैनेजर। तो इवेंट मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा। धर्मराज जी बहुत सही बात कही, सर बोल रहे हैं, क्या खूब। हाँ, तो फिर से जबरदस्त बात है हम लोग की लाइफ में। इसलिए हम लोग जो है बहुत ज़्यादा तैयार रहते हैं, क्योंकि एक दूसरे साथी जो हम लोग जब बात करते हैं, सीखते हैं, तो हमको करार मिलता है, वरना इस दुनिया में कहाँ प्यार मिलता है। अजीब इम्तहानों का दौर है बैंकिंग ये जिंदगी, एक जख्म भरता नहीं कि दूसरा तैयार मिलता है। तो आपको लग रहा होगा कि एग्जाम खत्म हो जाएगा तो मैं सुकून पाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एग्जाम के बाद दूसरा जख्म जो है तैयार है। और हमारे राज ओझा जी क्या बोल रहे हैं, अब तो सर दर्द सहने की इतनी आदत हो गई है कि कोई कुछ चीज बुरा बुरा भी हो तो हमें बुरा नहीं लगता है। अब इतनी इतनी आदत सी हो गई है ना? क्योंकि 10 साल नौकरी हो गया तो फिर सीनियर सिटीजन हो जाते हैं बैंक में। तो चलिए, आप सभी साथियों को स्नेह प्रसाद जी आ गए हैं ना, सबको एकदम स्नेह बरसाएंगे। तो लाइव एमसीक्यू जनरल बैंकिंग फटाफट हम लोग कर लेते हैं, फिर कुछ साथियों से बात भी करेंगे। कुछ यहाँ पर साथी हैं और लगातार सीखने की बात है, नए नए सवाल आएंगे। और मैं तो बिलीव करता हूँ 365 डेज सीखने के लिए। तो आज के सेशन में वो साथी, उनके लिए अच्छा होगा जो जेआईबी के एग्जाम के लिए भी जा रहे हैं और प्रमोशन एग्जाम के लिए भी जा रहे हैं, और जो क्वेश्चंस हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे और उनका जवाब भी हम आपसे लेंगे। और दूसरा फिर थोड़ा सा टिप्स दूंगा इंटरनल की, आप कैसे तैयारी करेंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं, देखिए पहला सवाल। Recently, which fintech company has launched the tap to tap feature in collaboration with पाइन लैब्स? तो ये एक रिसेंटली जो है डिजिटल क्रांति है बैंक में, एक्चुअल में डिजिटल क्रांति है बैंक में। देखिएगा, बैंक का जो बैंकिंग का जो काम है ना, बहुत सारे प्लेटफॉर्म में अभी डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से हो रहा है। जो काम पहले हम लोग बैंक में करते थे, सिर्फ बैंकर ही करते थे, आज जो है पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। और कई बैंकें तो आप देखिएगा, अब स्कोर कार्ड अभी मार्च के क्लोजिंग के बाद आएगा, तो आप देखिएगा कितना परसेंटेज उनका ट्रांजेक्शन डिजिटल ट्रांजेक्शन की ओर वो मूव कर गए। मतलब अगर उनके बैंक में 100 ट्रांजेक्शन होता है तो कितने ट्रांजेक्शन जो है डिजिटली हो रहे हैं, ये आपके भी बैलेंस शीट में आएगा। 80%, कई बैंकें जो हैं 90% तक पहुंच गए हैं। तो आप नेशनलाइज बैंकों का भी देखिएगा, अपने अपने बैंकों का भी देखिएगा कितना डिजिटलाइजेशन आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है।
तो इसी कड़ी में एक जो है रिसेंटली जो कोलैबोरेशन हुआ है टैप टू टैप पेमेंट के लिए, पेमेंट फीचर्स के लिए, वो हो गया है गूगल पे के साथ हुआ है। ये जो है गूगल पे के साथ हुआ है। पेटीएम के साथ दूसरी कंपनी का हुआ है। जो पेटीएम के लिए आपने जो लिख रहे हैं दूसरी कंपनी के साथ हुआ है, वो जो है वो हुआ था फरवरी महीने में हुआ था, ये मार्च महीने में हुआ है पाइन लैब के साथ। तो ये वाला सवाल जो है ग्रामीण बैंक के साथियों के लिए हो सकता है न पूछा जाए, लेकिन आईडीबीआई के जो साथी हैं उनको पूछा जा सकता है, करंट अफेयर्स का उनका एक पार्ट होता है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हाउसिंग लोन हमेशा ही इम्पोर्टेंट रहा है, उससे जुड़ा हुआ सवाल है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हाउसिंग लोन इन अर्बन मेट्रो अंडर प्रियॉरिटी सेक्टर, जो मैक्सिमम लोन है हाउसिंग का वो जो है कितना होता है प्रियॉरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए, वो भी अर्बन मेट्रो में। तो जो मेट्रो एरिया में मैक्सिमम हाउसिंग लोन विल बी कंसीडर्ड इन प्रियॉरिटी सेक्टर लेंडिंग, क्योंकि भारत सरकार की प्राथमिकता है कि हर एक नागरिक के सिर पे छत हो, एक घर हो। उसके लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, जैसे PMAY, वो भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसका जो 31 मार्च 2022 तक था, वो सब्सिडी स्कीम्स जो है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हाउसिंग लोन इन अर्बन एरिया जो प्रियॉरिटी सेक्टर के लिए ये हाउसिंग एरिया में है, और प्रियॉरिटी सेक्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है हाउसिंग लोन। इसको अलग अलग कैटेगरी में किया गया है, इसमें अर्बन मेट्रो एरिया के लिए दिया गया है, और इसमें पूछा गया मैक्सिमम लोन कितना है, और वो है 35 लैक्स। वो कितना है 35 लैक्स है। और जो 35 लैक्स का है, अगर इसमें प्रोजेक्ट कास्ट पूछा जाए तो क्या होगा, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है प्रोजेक्ट कास्ट और हाउसिंग लोन का। तो हाउसिंग लोन की कैटेगरी में आपको दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, प्रोजेक्ट कास्ट उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए 45 लैक्स, और लोन जो है 35 लैक्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये मेट्रो एरिया में। और अगर अदर देन मेट्रो एरिया की बात करें तो वहाँ पर अदर देन मेट्रो एरिया में कितना है, आप लोग लोन की बात करें अदर देन मेट्रो एरिया में तो टाइप कर दीजिए यस, 25 लैक्स जो है लोन होगा। और प्रोजेक्ट कास्ट कितना होगा अदर देन मेट्रो एरिया के लिए, प्रोजेक्ट कास्ट 35 लैक्स। तो ये दो चीज़ें याद रखिएगा। वैसे ये ज़्यादातर अर्बन एंड मेट्रो एरिया का पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा 35 लैक्स। और दूसरा मैं इसी के साथ जुड़ा हुआ कह रहा था कि जो आपके बैंक की हाउसिंग लोन की स्कीम्स है, हाउसिंग लोन की स्कीम्स को अच्छे से रीड कर लीजिएगा, 2 बार रीड कर लीजिएगा। उसमें क्या क्या रीड करिएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है हाउसिंग लोन के लिए, और इनकम क्राइटेरिया, इनकम के साथ लिंक करता है नेट टेक होम पे। नेट टेक होम पे अगर 10 लाख तक की इनकम है तो उनका नेट टेक होम कितना है हाउसिंग लोन के लिए एलिजिबिलिटी के लिए। ये सवाल जो है स्केल 1 से ऊपर वाले जो अधिकारी हैं उनको जो जरा वो लिख लीजिएगा कि अगर इनकम 10 लाख से ज़्यादा है तो नेट टेक होम कितना होना चाहिए, 10 लाख से कम है तो नेट टेक होम कितना होना चाहिए। तो 10 लाख से ज़्यादा है तो 35, 10 लाख से नीचे है तो जो है वो आपका 35% ऊपर होना चाहिए, मतलब 35% कम से कम होना चाहिए। अब पॉलिसी के देख लीजिएगा अपने बैंक की, अलग अलग बैंक की पॉलिसी होती है। तो 35 है, यहाँ 40% बोल रहे हैं, कई बैंकों में 35% है, 35% है ज़्यादातर बैंकों में, ये देख लीजिएगा। चलिए, तो हाउसिंग लोन में क्या देखना है, क्वांटम ऑफ फाइनेंस देखना है, नीड बेस होता है। दूसरा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है। तीसरा मार्जिन और रिपेमेंट देखना है। मार्जिन परसेंटेज देखना है कि कितने लाख पर कितना मार्जिन है। और दूसरा रीपेमेंट पीरियड विथ मोरेटोरियम। तो हाउसिंग लोन में मोरेटोरियम पूछता है, अगर कंस्ट्रक्शन है तो मैक्सिमम कितने मोरेटोरियम दिया जाता है, वो मोरेटोरियम दिया जाता है 36 मंथ तक दिया जाता है। और आपका मार्जिन पूछा जाता है, तो मार्जिन अलग अलग स्लैब में है। और तीसरा जो है आपका सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी तो वही हाउस है जो आप दिए हुए हैं वही सिक्योर्ड हो जाएगा। चलिए, तो ये हो गया मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हाउसिंग लोन। प्रियॉरिटी सेक्टर की बात कहें तो 35 लैक्स। अदरवाइज हाउसिंग लोन के लिए कोई आता है और पूछता है मैक्सिमम हाउसिंग लोन कितना मिलेगा, तो आप बोलिएगा नीड बेस। नीड बेस मतलब भैया आपको जितनी ज़रूरत है उतना देंगे, आप उस लोन को चुकाने के लिए आपकी रिपेमेंट क्षमता होनी चाहिए। इसीलिए नेट टेक होम पे, हाउसिंग लोन पे जो है ध्यान देने की ज़रूरत है।
हाउसिंग लोन में कोई भी मैक्सिमम ऐसा अमाउंट नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाए राजेश जी, आप कार लोन में मैक्सिमम कार लोन कितना है आपके बैंक में, तो मैक्सिमम कार लोन हो सकता है 75 लैक्स हो या 1 करोड़ हो, ठीक है। लेकिन हाउसिंग लोन में नीड बेस होता है, बशर्ते उसको रीपेमेंट पीरियड उसका होना चाहिए और रीपेमेंट कैपेसिटी होना चाहिए। और रीपेमेंट कैपेसिटी कैसे होगा, उसके आय के आधार पर डिसाइड किया जाएगा, उसका नेट टेक होम कितना होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन पर बारोवर फॉर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी एंड सैनिटाइजेशन फैसिलिटी अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। तो ये जरा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ सवाल है। पर बारोवर जो है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन पर बारोवर ड्रिंकिंग फैसिलिटीज वाटर फैसिलिटीज जो है या सैनिटेशन फैसिलिटीज के लिए प्रायोरिटी सेक्टर में क्लासिफिकेशन पूछा गया, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़। तो बहुत बढ़िया, हमारे जो साथी यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया टाइम ले रहे हैं, 10 सेकेंड। ऐसे सवालों का जवाब 10 सेकेंड ले लीजिएगा एग्जामिनेशन में। वैसे आपको हर सवाल को प्रैक्टिस करना चाहिए 30 सेकेंड में। किसी भी सवाल को पढ़ के उसका उत्तर देने के लिए 30 सेकेंड में लक्ष्य भेदन हो जाए, ऐसा प्रैक्टिस करना है। मॉक टेस्ट जो देता हूं वो आप ध्यान रखिएगा, अगर 30 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट है तो 15 मिनट में हो जाना चाहिए। तो ये आदत अगर बन गई तो आप जो है बहुत अच्छा कर पाएंगे। 15 मिनट में हो जाए 30 क्वेश्चन, तो उसके लिए क्या हुआ, एक क्वेश्चन को 30 सेकेंड पढ़ के उसका जवाब देने के लिए 30 सेकेंड मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पर सवाल पूछा गया है, हाँ प्रमोद जी अच्छा जवाब दे रहे हैं कि यहाँ पर ये जो सैनिटेशन फैसिलिटी के लिए है ये 5 करोड़ होगा। लेकिन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर पूछता मैक्सिमम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में तो वो होता है 10 करोड़। अगर यही सवाल अगर पलट दिया जाता कि व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन पर बारोवर फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, तब कितना होता अश्विनी कुमार जी, तब 10 करोड़ हो जाता। क्योंकि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत जो है हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी आता है, और हेल्थ केयर फैसिलिटी में अगर आयुष्मान भारत में अगर कोई है तो वो 10 करोड़ का है। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक पूछ दिया गया ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, इसीलिए ये 5 करोड़ होगा। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये है, देखिए, डॉक्टर अंबेडकर सब्सिडी इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम is a central sector scheme for 100% interest subsidy for the moratorium period of education loan given to the OBC, other backward caste and EBC for the higher education in abroad। जो भी अच्छे जो आपके विद्यार्थी हैं वो अगर हायर एजुकेशन के लिए जो मास्टर डिग्री के लिए विदेश जाते हैं तो उनको जो है सब्सिडी दी जाती है, इंटरेस्ट सब्सिडी। और ये जो है कौन सा मिनिस्ट्री इसको देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस। तो यहाँ पर क्या होता है, एजुकेशन लोन में सब्सिडी स्कीम है, और ये सब्सिडी इसलिए दी जाती है कि जितने समय तक वो विद्यार्थी जो है पढ़ेंगे, वो मोरेटोरियम पीरियड में जो इंटरेस्ट चार्ज होगा मोरेटोरियम पीरियड में, क्योंकि अभी वो इस लायक नहीं हुए हैं, अभी पढ़ रहे हैं, तो उस पीरियड का इंटायर इंटरेस्ट जो है गवर्नमेंट सब्सिडी के तौर पे दे देती है। और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री देखता है। ये सवाल पिछले साल आया था, नहीं पिछले साल, हाँ 2021 में आया था, पंजाब नेशनल बैंक में आया था ये सवाल कि कौन सा मिनिस्ट्री देखता है। तो इसको मैं थोड़ा सरल तरीके से समझा देता हूँ। एजुकेशन लोन में सब्सिडी दी जाती है, इंटायर मोरेटोरियम पीरियड में जो इंटरेस्ट लगता है उसको सब्सिडी दी जाती है, और ये लिंक होता है वो विद्यार्थी के जो पेरेंट हैं उनके इनकम के आधार पर। तो कितनी तरह के सब्सिडी दी जाती है, पहले होता है CSIS, सेंट्रल सेक्टर सब्सिडी स्कीम्स। तो सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम जो होता है इंडिया में पढ़ने के लिए दिया जाता है। अगर कोई स्टूडेंट इंडिया में पढ़ रहा है और उसको सब्सिडी मिलेगी, इंटायर मोरेटोरियम पीरियड की जो इंटरेस्ट लगेंगे वो छूट हो जाएगा, बशर्ते उसके पेरेंट जो इनकम है वो 4.50 लाख की होनी चाहिए। फिर आता है पढ़ो परदेश, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के होनहार छात्र हैं, मास्टर डिग्री के लिए विदेश जाते हैं, तो उनको इंटायर मोरेटोरियम पीरियड का जो सब्सिडी है वो छूट दे दिया जाएगा गवर्नमेंट से, बशर्ते उनके माता पिता की जो आय है वो होनी चाहिए 6 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आता है डॉक्टर अंबेडकर
तो जो डॉक्टर अंबेडकर सब्सिडी स्कीम्स है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट देखता है। ऐसे लोग जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अदर बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस लोग हैं, तो ऐसे लोगों को विदेश पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो उनको एजुकेशन लोन दे रहे हैं। तो जितना पीरियड का मोरेटोरियम है उस समय इंटरेस्ट जो है सब्सिडी जो है दे दी जाएगी, बशर्ते उनके माता पिता की जो आय होनी है वो 8 लाख हो, दोनों कंडीशन में। तो अंबेडकर सब्सिडी जहां भी आएगा 8 लाख लगा दीजिएगा इनकम में। और अगर एक सवाल ज़्यादा पॉपुलर पूछा जाता है कि कितने इंटरेस्ट जो है छूट दी जाती है, तो इंटायर मतलब 100% इंटरेस्ट सब्सिडी विल बी अवेलेबल फॉर मोरेटोरियम पीरियड। चलिए ये बात हो गई क्लियर। अब बात करते हैं अगला सवाल। आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है, देखिए, व्हाट इज द मिनिमम CRAR एज पर बेसल 3 नॉर्म्स। बेसल 3 नॉर्म्स के अनुसार कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो परसेंटेज CRAR का कितना होना चाहिए, ये सवाल पूछा गया। 7.50%, 9%, 10%, 11.50%। तो यहाँ पर पूछा गया बेसल 3 का जो नॉर्म्स है, बेसल 3 के नॉर्म्स के हिसाब से मिनिमम कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो कितना होना चाहिए। तो ये होगा बेसल 3 के नॉर्म्स के हिसाब से 11.50%। जो भी साथी यहाँ पर 9% दिख रहे हैं, ये कैपिटल की बात हो रही है, प्लस 2.50% कैपिटल कंजर्वेटिव बफर है। तो बेसल 3 में कैपिटल टू कंजर्वेटिव कहा गया बैंकों को कि वो कैपिटल जो कंजर्वेटिव बफर हैं उसको मेंटेन करके रखेंगे। और ये लागू कर दिया जाएगा, कौन सी तारीख पर लागू कर दिया जाएगा 11.50%? जरा कोई साथी यहाँ जान रहे होंगे तो फटाफट टाइप कर दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत फेरबदल हुआ था। कोविड के समय इतनी सारी चीजें बदल गई थी। लेकिन अभी जो है, अगर आपसे सवाल पूछा गया कि जो मिनिमम बेसल है 11.50% है, ये इंडिया में कब लागू हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 जनवरी 2023 से। कब से? 1 जनवरी 2023 से 1 जनवरी 2023, ये डेट लिख लीजिएगा आप। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये सवाल तो पक्का आएगा आप लोग के प्रमोशन एग्जाम में, 9 तारीख को देख लीजिएगा। चाहे जितने बैंकर साथी हैं सभी जो है याद कर लें कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में प्रोरेटा बेस पर जो है प्रीमियम की सुविधा दी गई है पिछले साल। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है, इससे जुड़ा हुआ सवाल जरूर आता है, लेकिन अभी जो पॉपुलर सवाल आता है वो ये आएगा कि इनके प्रीमियम के बारे में सवाल पूछा जाता है। तो व्हाट इज द प्रोरेटा प्रीमियम ऑफ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना फॉर द मंथ ऑफ मई, मार्च, अप्रैल, मई। तो ये देखिए क्वार्टर वाइज जो है, अगर कोई शामिल होता है इस योजना में तो उनको प्रोरेटा बेस पे जो है इनको प्रीमियम देना होता है। तो मार्च, अप्रैल और मई में अगर कोई ज्वाइन करता है, मतलब आखिरी जो क्वार्टर में ज्वाइन करता है, तो उसको जो प्रीमियम देना है वो 86 रुपीज़ देना है। तो आप सोचिए एक क्वार्टर का 86 रुपीज़, तो मार्च, अप्रैल और मई में ज्वाइन करता है तो 86 रुपीज़। अगर जून, जुलाई, अगस्त में करता है तो 330 रुपीज़। जून, जुलाई, अगस्त में कोई इसमें इनरोलमेंट करता है जून, जुलाई, अगस्त में, तो उसको 330 रुपये लेना पड़ेगा, मतलब साल भर का फीस प्रीमियम देगा। अगर सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में करता है तो फिर वो 258 देगा। और दिसंबर, जनवरी और फरवरी में करता है इनरोलमेंट तो 172 रुपीज़ देगा। और मार्च, अप्रैल, मई में देता है तो वो 86 रुपीज़ देगा। तो ये इसका प्रीमियम है 86 रुपीज़। और साल भर का पूछता है तो 330 रुपीज़। अभी तक ज़्यादातर सवाल पूछता था इसमें एडमिन चार्ज कितना है या इसमें BC का कमीशन कितना है। तो अभी सेग्रीगेशन में ये सभी का दिया है, लेकिन वो इस तरह का सवाल नहीं पूछेगा। अभी ये क्वार्टरली प्रीमियम का सवाल पूछेगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की। और अगला सवाल, ये सवाल जो है हायर स्केल के लिए पूछा जाता है और पिछले साल भी पूछा गया। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बेनिफिशियल ओनर इन पार्टनरशिप? वन हु इज एंटाइटल्ड फॉर मोर देन हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट। तो यहाँ पूछा गया जहाँ भी पार्टनरशिप फर्म है वहाँ पर बेनिफिशियल ओनर ऐड किया जाता है। आप लोग भी जब खाते खोलते होंगे बैंक में तो CIM बनाते होंगे तो बेनिफिशियल ओनर लिखते होंगे। तो बेनिफिशियल ओनर के लिए जो इंटाइटलमेंट किया जाता है किसी फर्म में,
तो वो कितना होना चाहिए उसका। तो बेनिफिशियल ओनर के लिए ये डेफिनेशन है, अगर कोई पार्टनर उसके जो इनटाइटल है उनके कैपिटल और प्रॉफिट का 15%, तो वो बेनिफिशियल ओनर हो जाएगा। कितना? 15% जो है, अगर वो उसका इंटाइटलमेंट है कैपिटल एंड प्रॉफिट का, तो वो उसको बेनिफिशियल ओनर कहलाएगा। कंपनी के केस में 25% है, लेकिन यहाँ पर पार्टनरशिप की बात हो रही है ना। तो डेफिनेशन ऑफ बेनिफिशियल ओनर इन पार्टनरशिप, दैट इज द 15% इन इंटाइटलमेंट फॉर मोर देन 15% कैपिटल एंड प्रॉफिट। चलिए अगला सवाल जो है, ये काफी सवाल जो है पूछा जाता है क्लरिकल टू ऑफिसर के लिए। परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ कस्टमर शेल बी ऑब्टेन्ड and verified while undertaking transaction as per the provision of income tax rule। देखिए बैंकों को ये आदेश दिया गया है कि पैन कार्ड इज मैंडेटरी फॉर अकाउंट ओपनिंग, पैन कार्ड इज मैंडेटरी फॉर अकाउंट ओपनिंग एज पर द इनकम टैक्स रूल नंबर व्हाट। तो इनकम टैक्स के रूल नंबर किसके आधार पर? बहुत बढ़िया चंदन जी, अश्विनी कुमार जी बढ़िया जवाब दे रहे हैं। तो ये है अंडर 114B रूल ऑफ इनकम टैक्स, परमानेंट अकाउंट पैन नंबर इज मैंडेटरी टू ओपन द अकाउंट। तो 114B के अनुसार पैन कार्ड जरूरी है खाता खोलने के लिए, लेकिन अगर पैन कार्ड नहीं है तो एग्रीकल्चर इनकम है तो कौन सा फॉर्म ले सकते हैं? एग्रीकल्चर इनकम है तो फॉर्म 61 ले सकते हैं, अदर देन एग्रीकल्चर इनकम है तो फॉर्म 60 ले सकते हैं। लेकिन पैन कार्ड को मैंडेटरी किया है, वो कौन सा रूल मैंडेटरी किया है? 114B। साथ ही साथ उसने प्रावधान भी दिया है, अगर किसी के पास पैन कार्ड नहीं है तो अगर वो एग्रीकल्चर इनकम करता है तो फॉर्म 61 दे दे जिसमें डिक्लेरेशन होता है, और अगर अदर देन एग्रीकल्चर है तो फॉर्म 60 दे दे। ये बात हो गई क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, लिखा है What is the maximum income of parents for subsidy in education loan under CSIS scheme? तो सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम फॉर एजुकेशन लोन in which the 100% interest will be waived for the entire moratorium period if the maximum income of the parent will be 4.5 lakhs, 6 lakhs, 7.5 lakhs, 8 lakhs। तो ये बहुत बढ़िया हमारे राहुल जी, चंदन जी बढ़िया जवाब दे रहे हैं। तो यहाँ पर है 4.5 lakhs, तो इंटायर मोरेटोरियम पीरियड का इंटरेस्ट माफ हो जाएगा, वेव हो जाएगा सरकार से। वो 4.5 लाख उनके ज़्यादा, उससे ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए। और ये जो है इनकम सर्टिफिकेट आपको सबमिशन लेना होता है और फिर आपको क्लेम जो है बैंक करती है। तो 4.5 लैक्स जो है CSIS स्कीम में है, 6 लैक्स जो है पढ़ो प्रदेश में है, और 7.50 लैक्स जो एक सवाल पूछता है NCGTC में मैक्सिमम एजुकेशन लोन कितना होगा, तो वो 7.50 लैक्स है। और 8 लैक्स है वो डॉक्टर अंबेडकर सब्सिडी स्कीम्स में पेरेंटल इनकम जो है, चाहे EBC हो चाहे OBC हो, वो होगा 8 लैक्स। तो ये आपका जो है चारों चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। 4.5 लाख इनकम होगी CSIS के लिए, 6 लाख जो इनकम होगी वो पढ़ो प्रदेश के लिए, 7.5 लाख जो दिया है वो NCGTC के तहत जो गारंटी होती है उसमें मैक्सिमम लोन 7.5 लैक्स होता है, और 8 लैक्स हो जाता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन या अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो है, जो ये एजुकेशन के लिए जो विदेश जाते हैं उनके लिए उनके पेरेंट की इनकम अगर 8 लाख है तो सब्सिडी मिलती है, इंटरेस्ट सब्सिडी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की और। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये सवाल है आपके फाइलों के रख रखाव से जुड़ा हुआ। अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ऑल नेसेसरी रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन बिटवीन द बैंक एंड द कस्टमर शुड बी मेंटेन्ड फॉर मिनिमम हाउ मेनी ईयर्स। कम से कम कितने सालों तक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नेसेसरी रिकॉर्ड्स जो है मेंटेन किए जाते हैं? और सीधा जवाब देखिए 5 सेकंड में हमारे साथी जवाब दिए, और ये है 5 ईयर, 5 साल तक जो है ये रखे जाने हैं। ये रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं ट्रांजैक्शन के 5 साल तक। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की और। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये सवाल देखिए PMEGP से जुड़ा हुआ, गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम से जुड़ा हुआ सवाल है।
द मैक्सिमम प्रोजेक्ट कास्ट अलाउड अंडर सेकेंड PMEGP फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो सेकेंड PMEGP लोन दिया जाता है, अगर पहला PMEGP लोन सही समय पर उनने चुकता कर दिया है तो सेकेंड लोन उनको दिया जाता है मॉडर्नाइजेशन ऑफ द फैक्ट्री। उस यूनिट के मॉडर्नाइजेशन के लिए, उनको नए तकनीक से लेस करने के लिए, नए टेक्नोलॉजी उनमें डेवलप करने के लिए उनको लोन दिया जाता है। मैक्सिमम लोन जो है वो दिया जाता है 1 करोड़। कितना दिया जाता है? 1 करोड़। और एक पॉपुलर सवाल इसी से जुड़ा हुआ पूछता है कि इनमें सब्सिडी कितनी मिलती है। तो सब्सिडी कितनी मिलती है मैक्सिमम, वो भी टाइप करके बता दीजिए। तो PMEGP सेकेंड लोन में जो मैक्सिमम है अगर मैन्युफैक्चरिंग की, तो वो है 100 लाख, मतलब 1 करोड़। और यहाँ पर सब्सिडी जो होती है मैक्सिमम 20% फॉर स्पेशल कैटेगरी और 15% फॉर नॉर्मल कैटेगरी। स्पेशल कैटेगरी मतलब वहाँ पर ST SC और फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए जहाँ 20% मिलता है मैक्सिमम, अदरवाइज 15% आपका प्रोजेक्ट कास्ट मिलता है। यहाँ पर प्रोजेक्ट कास्ट की बात की गई है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो होगा 1 करोड़। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। ये सवाल ये देखिए, तो ये जो टॉपिक है ना, जितने टॉपिक पे सवाल यहाँ पर आ रहे हैं या हम लोग सेशन में चर्चा करते हैं, अब यकीन मानिए आपके प्रमोशन एग्जाम के लिए भी वो सवाल इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो टॉपिक से सवाल जरूर आते हैं। ये सरफेसी से जुड़ा हुआ सवाल है। फॉर टेकिंग एक्शन अंडर सरफेसी द बैंक हैज टू गिव डिमांड नोटिस ऑफ हाउ मेनी डेज अंडर सेक्शन 13(2) ऑफ द सरफेसी एक्ट। तो सरफेसी एक्ट आपके पास कितना जबरदस्त का एक पावर दिया गया है, और ये पावर दिया गया, अगर ये सुंदर सा घर, अगर उसका मालिक जो है सही समय पर किस्तें अदा नहीं कर पा रहा है, तो आपको ये ब्रह्मास्त्र चलाना होता है जिसका नाम है सरफेसी। तो सरफेसी एक्ट चलाने से पहले हम उसको डिमांड नोटिस देते हैं अंडर सेक्शन 13(2) ऑफ द सरफेसी एक्ट। और ये डिमांड नोटिस जो है कितने दिनों का दिया जाता है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है 7 डेज, 15 डेज, 30 डेज, 60 डेज। तो ये सारे डेज जो हैं ये आपके सरफेसी में महत्वपूर्ण है। बात करें अगर 7 डेज की, तो 7 डेज मतलब जब भी आप प्रॉपर्टी सीज कर लेते हैं, प्रॉपर्टी सीज कर लेने के बाद, पोजीशन लेने के बाद 7 डेज के अंदर आपको 2 न्यूज़पेपर में पब्लिश करना होता है। इसलिए 7 डेज भी यहाँ इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर किसी प्रॉपर्टी को आप कब्जा कर लिए और पेपर में नोटिस निकालना चाहते हैं, तो कब्जा करने के 7 दिनों के अंदर जो है आपको 2 न्यूज़पेपर में आपको छापना होता है कि इस प्रॉपर्टी को बैंक ने कब्जे में ले लिया है, इस पर किसी प्रकार का लेन देन न करें। दूसरा डेट जो है 15 डेज सरफेसी में इंपॉर्टेंट है, कि अगर सरफेसी में अगर आपने डिमांड नोटिस दिया है और बॉरोवर कोई ऑब्जेक्शन करता है, कोई पत्र लिखता है आपको, तो वो उस बॉरोवर का पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर आपको जवाब लिखना होता है। तो इसलिए 15 डेज भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, 15 डेज, within 15 days reply should be given by the bank if the objection raised by the borrower under notice of the demand notice या under surface action। तीसरा जो डेट है 30 डेज, ये भी इम्पोर्टेंट है कि जब आप पोजीशन ले लिए, पोजीशन लेने के बाद आप उसका वैल्यू जो है, वैल्यू रिजर्व प्राइस फिक्स कर लिए, उसके बाद ऑक्शन कर लिए, तो बेचने से पहले भी एक नोटिस देना होता है जिसको बोलते हैं सेल नोटिस। वो 30 डेज का नोटिस होता है कि भाई इतना मेहनत से उसने ये शानदार, देखो पीछे घर अश्विनी जी बढ़िया लग रहा है घर, है ना, बढ़िया साफ लग रहा है। इतना मेहनत से कोई सपना से घर बनाया है, तो इसलिए उसको मौका जो है दिया जाता है कि भाई ये देख हम 30 दिन के अंदर बेच देंगे, 30 दिन का समय और है, पटा दीजिए। तो ये 30 डेज। लेकिन ये सबसे ज्यादा ये 60 डेज जो है, 60 डेज का समय देते हैं हम डिमांड नोटिस के तौर पर। ये बोलते हैं कि यह ग्राहक, आपका खाता जो है NPA हो गया है और इसमें ये प्रॉपर्टी रखी गई है, आपको हम 13(2) के तहत ये नोटिस देते हैं कि 60 दिनों के अंदर हमारा बकाया जमा कर दो, अन्यथा हम आपकी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेंगे। तो ये नोटिस है, ये 60 डेज, इसको बोलते हैं डिमांड नोटिस। हम अपना डिमांड उनको बता रहे हैं कि आप 60 दिनों के अंदर हमारा पैसा जमा कर दीजिए, नहीं तो हम आपकी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेंगे। ये हो गया 60 डेज। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, एज पर द गाइडलाइन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रोविजनिंग फॉर लॉस एसेट। तो लॉस एसेट में प्रोविजनिंग पूछा गया है। पता नहीं, ये बहुत आसान है लेकिन पूरे साल भर ये सवाल पूछा गया।
चाहे स्केल 2 to 3 हो, 1 to 2 हो, 0 to 1 हो, या सब स्टाफ टू क्लरिकल हो, यही सवाल पूछता है प्रोविजनिंग से जुड़ा हुआ। वैसे प्रोविजनिंग में और भी बहुत सारे हैं कि अगर स्टैंडर्ड एसेट है तो कितना प्रोविजनिंग होगा। तो स्टैंडर्ड एसेट में नॉर्मल अकाउंट के लिए 0.40 प्रोविजन होता है, एग्रीकल्चर एमएसएमई के लिए 0.25 प्रोविजन होता है, रियल एस्टेट कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए 1% प्रोविजन होता है, टीजर रेट के लिए 2% प्रोविजन होता है। सब स्टैंडर्ड में आता है तो अगर सिक्योर्ड है तो 15%, अनसिक्योर्ड है तो 25%, अगर डाउटफुल 1 है, सिक्योर्ड पर्सन है तो 25%, डाउटफुल 2 है तो 40%, डाउटफुल 3 है तो 100%। लेकिन इतना कठिन कठिन चीजें होने के बावजूद भी यही सवाल पूछता है लॉस एसेट में कितना होगा। तो ये तो सभी लोग जो है एकदम जय माता दी करके सही बना देते होंगे 100%। तो माता जी की भक्ति से आपको इतनी शक्ति मिलेगी कि आप लोग जो है ऐसे सवाल अगर आएंगे तो इनको तो सेकंड भर में आप सही कर लेंगे। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए। फॉर ए बोरोवर टू बी डिक्लेयर विलफुल डिफॉल्टर द कट ऑफ लिमिट इज हाउ मच, कट ऑफ लिमिट कितना है। तो फॉर ए बोरोवर टू बी डिक्लेयर विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर करते हैं तो उनका जो कट ऑफ लिमिट पूछा गया, कट ऑफ लिमिट जो है कितना है। तो आप लोग जरा टाइप करके बताइए, क्योंकि जो विलफुल डिफॉल्टर होते हैं वो ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा तो रहता है लेकिन वो पैसा पटाते नहीं हैं, अपने फंड का डाइवर्ट कर लेते हैं। तो ये विलफुल डिफॉल्टर होते हैं और इनको जो है विलफुल डिफॉल्टर जो है इनकी एक थ्रेशोल्ड लिमिट है जो होती है 25 lakhs, और इनकी रिपोर्टिंग जो है आरबीआई के द्वारा डिफॉल्टर लिस्ट जारी की जाती है, फिर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को रिपोर्ट की जाती है। तो ये थ्रेशोल्ड लिमिट है इनका 25 lakhs। और एक और चीज पूछा जाता है इसमें विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर करने के लिए जो टाइम्स है कितना है, कितना टाइम लिया जाता है, वो है 90 डेज। 90 डेज का टाइम होता है, ये सवाल भी पूछा जाता है। इसी के साथ साथ एक और सवाल पूछा जाता है नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर। नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर का भी क्रिलिक को रिपोर्टिंग की जाती है। उसका जो लिमिट होता है, कट आउट लिमिट होता है, वो होता है 5 करोड़। कितना होता है वो? 5 करोड़ होता है। नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर जो अपने सिक्योरिटी का इंस्पेक्शन न करने दे रहा हो, जो आपके टर्म्स एंड कंडीशन का पालन नहीं कर रहा हो, आपको सहयोग नहीं कर रहा हो, ऐसे नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर भले ही वो पीए हों, सही खाता चल रहा है, लेकिन ऐसे खातों की रिपोर्टिंग जो है क्रिलिक को की जाती है। उनका थ्रेशोल्ड लिमिट है 5 करोड़। और एक होता है अर्ली वार्निंग सिग्नल्स वाले, जिसको रेड फ्लैग अकाउंट कहते हैं। रेड फ्लैग अकाउंट्स का कट ऑफ क्या होता है? थ्रेशोल्ड रेड फ्लैग अकाउंट का कट ऑफ होता है 50 करोड़। क्या होता है? 50 करोड़। ऐसे खाते जिनको 50 करोड़ से ज़्यादा लोन दिए हुए हैं, अगर उनमें एक दो ट्रांजैक्शन अर्ली वार्निंग सिग्नल्स के आते हैं, ऐसे आते हैं कि उस फंड का इस्तेमाल जो सैंक्शन टर्म्स एंड कंडीशन पे दिया गया है उसके अलावा किसी और में करता है, तो एक सिग्नल आ गया, 2 सिग्नल आ गया, तो उसके बाद उसकी रिपोर्टिंग की जाती है, क्रिलिक को की जाती है। वो है लिमिट रेड फ्लैग अकाउंट। उसमें फ्लैग लगा जाते हैं, रेड फ्लैग भी खतरे की घंटी है, क्योंकि ये पैसा कहीं ना कहीं दूसरी जगह जा रहा है, साइफनिंग हो रहा है। तो वो उसकी लिमिट होती है 50 करोड़। तो यहाँ पर हम विलफुल डिफॉल्टर की बात कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर ये 25 lakhs होगा। अब आते हैं फोरेंसिक ऑडिट इज टू बी कंडक्टेड फॉर एडवांसेज अबव हाउ मच रुपीज। एक फोरेंसिक ऑडिट किया जाता है जिसमें डॉक्यूमेंट की ऑडिट, स्टैम्प्स की ऑडिट, और उनके जो लोन दिए गए हैं, उन जो पेपर सबमिट किए गए हैं, उनकी सब फोरेंसिक जांच होती है। ऐसे जो ऑडिट है वो किया जाता है। कौन सा एक्सपोजर है? वो है रवि रंजन जी बढ़िया बता रहे हैं, 50 करोड़। वो है 50 करोड़ के जो एक्सपोजर है उनका फोरेंसिक ऑडिट जो है कंडक्ट किया जाता है। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, एक लीगल ऑडिट के बारे में पूछा जाता है। लीगल ऑडिट जो है कितने में किया जाता है? लीगल ऑडिट तो लीगल ऑडिट क्या होता है? लीगल ऑडिट किया जाता है 1 करोड़ एंड अबव। वो 1 करोड़ तक के जो लोन है उनमें तो पैनल एडवोकेट से आप वेटिंग करा लोगे, लेकिन 1 करोड़ से ऊपर है तो लीगल ऑडिट करना होता है। फिर एक सवाल आता है क्रेडिट ऑडिट। क्रेडिट ऑडिट कितने में किया जाता है? तो अगर नेशनलाइज्ड बैंक में देखा जाए तो क्रेडिट ऑडिट अलग अलग बैंकों में अलग अलग होता है, हालांकि पॉलिसी के हिसाब से,
लेकिन क्रेडिट ऑडिट जो किया जाता है वो 1 करोड़ से ऊपर वाले लोन में क्रेडिट ऑडिट किया जाता है। क्रेडिट ऑडिट क्या होता है कि जिसमें पैसा देने से पहले ऑडिट किया जाता है, तो उसको क्रेडिट ऑडिट कहते हैं। लेकिन ग्रामीण बैंक में ये लिमिट थोड़ा कम भी है, किसी किसी में तो 10 लाख भी है, किसी किसी में 50 लाख भी है। हाँ, लेकिन नेशनलाइज बैंक में ये 1 करोड़ है। तो अपने बैंक का देख लीजिएगा। एक और ऑडिट किया जाता है जिसको स्टॉक ऑडिट कहते हैं, स्टॉक ऑडिट। तो स्टॉक ऑडिट जो है किया जाता है कितने में, 5 करोड़ एंड एबव। तो स्टॉक ऑडिट अगर पूछेगा तो आप 5 करोड़ एंड एबव में स्टॉक ऑडिट किया जाता है, ये आप लिख लीजिएगा। तो आज ज़्यादा सवाल मैं नहीं कर पाया, जैसे कि मैंने बताया कि आज थोड़ा ज़्यादा सवाल तैयार करेंगे सोचा था, लेकिन आप सोचते कुछ हैं, होता कुछ है। लेकिन आप लोगों से बात करने के लिए मैं आ गया, बातों ही बातों में 10-15 सवाल दे दिया। तो आप लोग अपना दिन भर तो आप अपना कर रहे होंगे, आपके लॉगिन सेक्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं, पीडीएफ नोट्स वगैरह हैं, जरूर कर रहे होंगे। स्टॉक ऑडिट 2 करोड़ इन जेआरजीबी लिखते हैं हमारे स्नेह जी। हाँ, स्टॉक ऑडिट अलग अलग बैंक की पॉलिसी के हिसाब से, नेशनलाइज बैंकों में 5 करोड़ है। अपने बैंक की पॉलिसीज को रेफर कर लीजिएगा, जैसे मैंने बताया आप एक बार देख लीजिएगा। सपना एक देखोगे मुश्किलें 1000 आएंगी, सही बात है ना राजेश जी? ऐसा कौन सा इंसान है जिसको मुश्किल नहीं आएगा? आप आज कभी भी दिन अपना जो है कुछ काम करने जाएंगे, मुश्किलें 1000 आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा और जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आप सोचिए हर चीज। जिंदगी में अब तक मुश्किल मुश्किल है सर। हाँ हाँ, ये हुई ना बात, क्या बोले राजेश जी, दोहरा दीजिए। जिंदगी जीवन है तब तक मुश्किलें। सही बात है, हाँ ये बोल रहे हैं जिंदगी भर मुश्किलें हैं, मुश्किलें तो तभी समाप्त होंगी जब अंतिम सांस ले लेंगे, है ना? बिल्कुल, यस सर। तो आपने बहुत सही बात कही कि हर एक कोई यहाँ एक घायल परिंदा है, हर एक कोई बिल्कुल। यहाँ घायल परिंदा है, गिरकर उठकर उड़ सके वही जिंदा है। वही- तो हम लोग ऐसे जुझारू लोग हैं, देखना आज दिन भर कई लोग बैंक गए, है ना, उनमें से मैं भी एक हूँ, देखो। तो फिर उसके बाद जो है आप आपके अंदर हौसला है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, लगातार सीखते रहेंगे। कुछ सवाल मैं यहाँ पर आप लोगों से पूछता हूँ तो आप लोग जवाब देंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ और 5 सवाल और ले लेता हूँ। तो पहला सवाल हम पूछेंगे, अ, यहाँ से पूछेंगे हम, राजेश जी से पूछेंगे। राजेश जी आप सवाल का जवाब आप दीजिएगा, है ना? बिल्कुल। सवाल ये पूछ रहे हैं कि लोक अदालत में मैक्सिमम जो अमाउंट है वो सेटलमेंट का कितना है लोक अदालत 20 20 लाख है में? सर। हाँ राजेश जी, जिसको पूछा जाए वही साथी जवाब दे तो अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि वो भी सांसद है, उनका अधिकार है ना, चुने हुए सांसद हैं। अगला सवाल हम किससे पूछें? हम पूछते हैं अश्विनी कुमार जी, आपसे पूछ रहे हैं कि जो कॉरपोरेट फार्मर हैं, जो कॉरपोरेट फार्मर है उनको डायरेक्ट एग्रीकल्चर में जो दिया जाता है, डायरेक्ट एग्रीकल्चर में एडवांस, उसका मैक्सिमम सीलिंग कितना है जिसको प्रियोरिटी सेक्टर में शामिल किया जाएगा? 500 करोड़ सर। जैसे खेती किसानी करने के लिए जो पार्टनरशिप या कॉरपोरेट किसान हैं उनको कितना पर बारोवर लोन दिया जाता है जो प्रियोरिटी सेक्टर का हिस्सा होगा? ऑप्शन बताऊं? 20 लाख सर। हाईली सक्सेसफुल के लिए 25। नहीं नहीं नहीं, मैं फॉर्म क्रेडिट की बात कर रहा हूँ। एग्रीकल्चर के अंदर जो फॉर्म फॉर्म क्रेडिट होता है ना, फॉर्म के जी। लिए तो डायरेक्ट किसान को देते हैं। अगर डायरेक्ट किसान को लोन दे रहे हैं तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, किसान जितना मांगता है उतना देंगे, बशर्ते उसके पास उसका लिमिटेशन होना चाहिए। ठीक लेकिन है। अगर कॉर्पोरेट क्रेडिट की बात कर रहे हैं कंपनी के केस में तो वो होगा 2 करोड़। कितना होगा? 2 करोड़। 2 करोड़ सर। 2 करोड़, 2 करोड़ से ज्यादा नहीं देंगे। चलिए, मोहम्मद आसिफ हुसैन जी, आवाज आ रही है, आप जवाब दीजिए यस कि सर। फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है जिसको एंसिलरी बिजनेस कहते हैं, एंसिलरी एग्रीकल्चर सर्विसेज कहते हैं, उसमें मैक्सिमम लोन कितना है अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, फूड एंड एग्रो इंडस्ट्री, पर बारोवर? अगर अगर एक बड़ा सा कोई राइस मिल या ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट लगाना चाहता है तो उसको पर बारोवर कितना लोन मैक्सिमम देंगे तो प्रायोरिटी सेक्टर का हिस्सा होगा? मोहम्मद आसिफ हुसैन जी। 100 करोड़ सर। 100 करोड़ पर बारोवर है ना, 100 करोड़ पर बारोवर है। चलिए, ये बढ़िया है। और बाकी और कौन है? अभी तो दिख नहीं रहे हैं, है ना? राजेश मीना जी, आप बताइए राजेश मीना जी,
जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है NRLM दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो प्राइमरीली सैंक्शन कितना रुपए दिया जाता है? प्राइमरी 1 लाख। कितना सैंक्शन दिया जाता है? 1 लाख नहीं, 6 लाख सर। पहले साल 1 लाख दिया जाता है, बट प्राइमरीली 6 सैंक्शन लाख 6 लाख दिया जाएगा। 6 लाख का अच्छा, sanction दिया जाएगा। सैंक्शन जो है 6 लाख रिवाइज एक क्वेश्चन पूछना था सर आपसे सर। हाँ, क्वेश्चन लेंगे ना, अभी मेरा क्वेश्चन हो जाए, फिर आखिरी में आपसे बात भी करेंगे ना। ओके सर, ओके, थैंक यू। क्वेश्चन रख रही है, क्वेश्चन लेंगे। अच्छा, दूसरा ये, हाँ, दूसरा ये सवाल था कि जो अभी विदाउट ऑफलाइन ट्रांजेक्शन है, उसमें मैक्सिमम ऑफलाइन ट्रांजेक्शन में जो ट्रांजेक्शन कितना किया जा सकता है, पर ट्रांजेक्शन कितना, और टोटल ट्रांजेक्शन मैक्सिमम कितना किया जा सकता है? पर ट्रांजेक्शन 200 और हाँ। मैक्सिमम 2000। मैक्सिमम 2000, ये सवाल इम्पोर्टेंट है, आ सकता है ना। और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है, डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है कितने लाख के केस 50 लाख। देखेगा राजेश कुमार जी? 50 लाख सर। 50 लाख 50 लाख तक देखेगा। बहुत स्टेट में 2 करोड़ सर, और नेशनलाइज में 10 करोड़। ठीक बात है। अब जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसके खरीफ का प्रीमियम कितना है? 2% सर। ठीक है, 2%। नहीं, रवि का डेट। हाँ, 2% सम इंश्योर्ड है, और रवि का 1.5% है, और एनुअल क्रॉप का 5% 5%। है ना। चलिए, तो हाँ, क्या सवाल पूछ रहे थे आसिफ जी, बताइए आप थोड़ा। सर पूछ रहे थे ना सर, प्राइवेट सेक्टर में सर जो फार्म क्रेडिट होता है एग्रीकल्चरल का, उसमें सर एक क्वेश्चन था सर कि लोन्स अप टू 50 lakhs against pledge hypothecation of agricultural produce including warehouse receipt for a period of 12 months। तो सर ये चेंज हुआ है क्या सर? हाँ, ये 75% 75 lakhs हो गया ना सर? जी सर। हाँ, इसका मतलब समझ में नहीं आया सर। मैं समझा रहा हूँ। किसान जानते हैं, किसान है ना, किसान को हमने लोन दिया, किसान को हमने लोन दिया, तो हमारे दिए हुए पैसों से उसने पैदावार करी, उसकी फसल बहुत अच्छी आई, फसल आ गई, फसल आने के बाद तुरंत देखो उसका रेट कम है, तुरंत जो है रेट कम रहता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे जगह फसल रहते हैं। तो वो किसान चाहता है कि मेरे जो फसल है उसको मैं थोड़ी देर कहीं रोक लूं, थोड़ी देर रोकना चाहता है, लेकिन उस फसल को रोकने के लिए तुरंत उसको पैसे चाहिए होता है, तो वो रोकने के लिए बोलता है कि मैं इस फसल जो मेरे पास पैदावार आई है उसको मैं गोडाउन में, वेयर हाउस में रख देता हूँ, लेकिन मुझे पैसे तुरंत चाहिए। तो उस वेयर हाउस में रखे हुए उसका जो प्रोडक्शन है उसके अगेंस्ट जो लोन देगी उसको बोलते हैं वेयर हाउस रिसीट के अगेंस्ट। जो वेयर हाउस में सामान रखेगा उसका रसीद लेके बैंक में जाएगा, और बैंक में शशि जी मैनेजर रहेंगे IDBI में, तो उनके पास देगा, तो वो फिर उसको देखेंगे कि हाँ, सामान देखने जाएंगे, और उसका लॉक एंड की लेंगे, उसको क्या लेंगे, उसको प्लेज में लेंगे। प्लेज में लेने के बाद आपको जो है मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में होगा 75 lakhs होगा, और ये 75 lakhs जो है 12 महीने में लौटाना है। तो आप क्या करोगे, तुरंत अभी मार्केट में क्या है, बहुत ज़्यादा अनाज है तो सब लोग कम रेट में जाएगा, आप थोड़ा बाद में रखे शाहजहाँ में या कहीं भी जहाँ ज़्यादा पैसा मिल रहा है वहाँ बेच दोगे, पैसा लौटा दोगे बैंक का, है कि नहीं। अब क्लियर आ गया, समझ में आ गया? हाँ सर, समझ आ गया सर। चलिए, अब मैं थोड़ा सा बता रहा था आपको, इंटरनल के लिए आप जो तैयारी करेंगे, अभी जो ट्रेंड है वो आपके रिटेल लोन में से कम जैसे IDBI बैंक हो गया, या अभी जो बैंक हमारे साथी जुड़े हुए हैं यहाँ पर RMGB से, JRGB से, और जो भी SHGB से, तो वहाँ पर आपकी जो लोन स्कीमें हैं, हर लोन स्कीम की 5 चीज़ें आप याद कर लीजिए। 5 चीज़ें क्या याद कर लीजिए, यहाँ भैरू दास वैष्णव जी भी जुड़े हुए हैं, है ना। तो 5 चीजें क्या पढ़ना है, हर लोन स्कीम का एक छोटा छोटा ऐसा रजिस्टर बना लीजिए। जैसे ये देखिए, हमने ऐसा रजिस्टर बनाते हैं ना, ऐसा देखो 5 चीजें, तो जब भी कभी लिखते हैं ना, तो आप जो है आपको याद होता है बहुत सारी चीजें जब लिखते हैं। तो पहला चीज तो है एलिजिबिलिटी, किसी भी लोन का एलिजिबिलिटी, कौन किसको मिलेगा, ये किसको मिलेगा, ठीक है, एलिजिबिलिटी। तो दूसरा होता है क्वांटम ऑफ फाइनेंस, किसी भी लोन का क्वांटम ऑफ फाइनेंस लिख लीजिएगा, उसमें 2 मिनिमम और मैक्सिमम,
कि मिनिमम कितना लोन होगा और मैक्सिमम कितना। तीसरा, क्योंकि मैक्सिमम लोन में ये पूछा जाता है, जैसे उदाहरण के तौर पर गोल्ड लोन में मैक्सिमम कितना गोल्ड लोन आपके यहाँ दिया जाता है, ये पूछ दिया गया। ग्रामीण बैंक में 20-20 लाख का है, नेशनलाइज बैंक में कुछ अलग अलग है ना। मेरे यहाँ 10 लाख है सर। 10 लाख है ना। तो देखिए अलग अलग बैंक है, तो मैं बता रहा हूँ इसीलिए कि आप JRGB में है शायद। मोहम्मद हुसैन जी कौन से बैंक से हैं? JRGB सर। JRGB है ना। तो 10 लाख है, किसी किसी बैंक में 20 लाख है। तो आप किसी भी लोन का 5 चीजें नोट करिए। पहला, एलिजिबिलिटी किसको मिलेगा। दूसरा, क्वांटम ऑफ फाइनेंस, मिनिमम कितना दिया जा सकता है, मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है। तीसरा चीज है मार्जिन। मार्जिन 4 लाख तक कितना मार्जिन, 5 लाख तक कितना मार्जिन, ये मार्जिन थोड़ा सा आप मार्जिन देख लीजिए। फिर अगला है आपका रीपेमेंट पीरियड। रीपेमेंट पीरियड जैसे पूछता है हाउसिंग लोन का मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड कितना है, तो आप देख लीजिएगा कितना है, 30 ईयर्स। उसमें एक चीज और भी पूछता है, एज एज क्राइटेरिया भी पूछता है ना। 70 ईयर्स का एज होता है। अब एक चीज और नोट कर लीजिए उसमें, रीपेमेंट के साथ मोरेटोरियम। और 5वां चीज है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी तो सिक्योरिटी क्या होता है, जैसे मॉर्गेज लोन दे रहे हैं तो मॉर्गेज में कितना % की सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो 200%, कई बैंकों में 200% है, कई बैंकों में 133% है। जैसे प्रधानमंत्री कुसुम योजना में है, किसी बैंक में 133% है। हमारे एकदम बढ़िया कुणाल पांडे जी आ गए हैं अभी लाइन पर, है ना। कुणाल पांडे जी बहुत बहुत स्वागत है ना। अभी अभी आप मैनेजर बने हैं, तो हम आपसे बात भी करेंगे। तो ये कह रहा था, थोड़ा सा चर्चा करके हम कुणाल पांडे जी को बधाई भी देंगे। देखो हमारे सभी साथी, कल ही उनका रिजल्ट निकला है। क्लोजिंग के साथ बहुत सारे साथियों का रिजल्ट निकला है, मतलब। कुणाल जी ने पार्टी नहीं दी सर। हाँ पार्टी देंगे अभी, है ना, पार्टी देंगे। खेल सियासत का जारी है, कदम कदम पर मक्कारी है, पटियाल वो घूम रहा है जिसमें थोड़ी बहुत खुददारी है, सुरा सुंदरी का वह आदि कहलाता खद्दरधारी है। अब रिजल्ट तो निकल गया, अब लगता है कुणाल पांडे जी आपके पार्टी की बारी है, आपके पार्टी की बारी है। तो सर पांडे जी से सीधा बात कर लेते हैं। हाँ एक चीज और बता रहा था मैं, इसके बाद बात करेंगे पांडे साहब से, कि जो इंटरनल में सर्कुलर में अभी जो एडिशन हुआ है क्वेश्चन में, वो देखिएगा HR पॉलिसी। HR पॉलिसी में लीव से जुड़ा हुआ सवाल, फिर आपके मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ सवाल, रिटायरमेंट बेनिफिट से जुड़ा हुआ सवाल, मोमेंटो अगर सेलिब्रेशन से जुड़ा हुआ सवाल, और आपके जो ट्रांसफर, जो टेम्परेरी ट्रांसफर्स होते हैं उससे जुड़ा हुआ सवाल आप HR पॉलिसी से देख लीजिएगा, है ना। और क्रेडिट पॉलिसी से अनंत है, लेकिन आपको जो करंट जो नए क्रेडिट पॉलिसी आए हैं उसमें डेलीगेटेड पावर है, डेविएशंस हैं, या इंटरेस्ट में कितने % का रिलैक्स दे सकते हैं रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर, उनको देख लीजिएगा। रिकवरी पॉलिसी में एक ही सवाल पूछता है, वो भी सेक्रीफाइस कितना कर सकते हैं वन टाइम सेटलमेंट में। वन टाइम सेटलमेंट में कितना, हर एक बैंक में एक एक स्कीम होगा वन टाइम सेटलमेंट का, वो 4-5 लाइन होगा, उसको याद कर लीजिएगा। उसमें सेक्रीफाइस मैक्सिमम कितना किया जा सकता है। आप देखिएगा सेक्रीफाइस को जब देखने जाते हैं तो स्केल 1 का इतना सेक्रीफाइस, स्केल 2 का, स्केल 4 का, लेकिन सवाल ये पूछता है मैक्सिमम सेक्रीफाइस कितना कर सकते हैं। तो 70% मैक्सिमम है, तो 70% याद करिए। और पढ़ के जाइएगा कम से कम सवाल के हिसाब पर, क्योंकि अभी तक जितने सवाल पूछे गए हैं उसमें पूछता है वन टाइम सेटलमेंट में 10 करोड़ तक का लोन है, उसमें मैक्सिमम सेक्रीफाइस कितना कर सकते हैं। तो 60%, 70%। एक ही बार पूछा गया है स्केल 4 का पावर कितना है, स्केल 4 का सेक्रीफाइस पावर कितना है, अदरवाइज मैक्सिमम सेक्रीफाइस पूछा गया है ना। हाँ अगला जो बात कर रहा था मैं आपके, जो अभी पूछ रहा है वो है आपका कस्टमर ग्रीवेंसेज रिडेशल मैकेनिज्म में। सभी बैंक का अलग अलग रिडेशल मैकेनिज्म है। तो जैसे IDBI का है, आप देख लीजिएगा कि अगर शाखा में कोई शिकायत मिलती है तो कितने दिन में रिजॉल्व करते हैं शशि जी। शाखा में अगर कोई शिकायत मिलती है तो पॉलिसी क्या बोलती है, ऐसा देख लीजिएगा। 7 डेज है सर। 7 डेज है। तो मैक्सिमम ब्रांचेस में 7 डेज है, लेकिन कई कई बैंक SSG में 15 डेज। 15 डेज, JRGB में सर 10 दिन। 10 दिन है ना। तो अलग अलग शाखा में शिकायत प्राप्त होती है तो कितने दिन में होना है,
रीजनल ऑफिस में शिकायत प्राप्त होती है तो कितने दिन में होगा, अगर जोनल ऑफिस में शिकायत प्राप्त हुई है तो कितने दिनों में, हेड ऑफिस में शिकायत मिली तो कितने दिनों में, फिर पीएमओ कार्यालय से या कोई मिनिस्ट्री पार्लियामेंट से शिकायत आई तो कितने दिनों में होना चाहिए। वो मिनिस्ट्री पार्लियामेंट पीएमओ का 15 डेज है ना, 15 डेज है मैक्सिमम आप पॉलिसी के हिसाब से। और बैंक टू बैंक थोड़ा सा डिफर करता है, जिससे अलग अलग बैंकों में अलग अलग होता है। तो ये बात हो गया, उस पर ज़्यादा फोकस है कस्टमर ग्रीवेंसेस पॉलिसी पे। फिर बैंकिंग ओम्बुड्समैन जो चेंज हुआ है उसको एक बार देख लीजिएगा, एक सवाल जरूर आएगा उससे बैंकिंग ओम्बुड्समैन से। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से सवाल जो नया बदला हुआ है उस पर से सवाल आने की संभावनाएं हैं। तो ये इस तरह का पूरा आपका वो है। फिर हम लोग जो है और चीज़ें जो आएंगे नए थोड़ा सा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा कुणाल पांडे जी को बधाई दे देते हैं। कुणाल पांडे जी बहुत बहुत बधाई हो आपको, आप जबरदस्त सफलता प्राप्त किए हैं और शानदार सफलता प्राप्त किए हैं। कैसा अनुभव है आपका? सब कुछ ठीक है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है पहले से सर। पहले से ठीक है? कुमार जी दिख नहीं रहे सर। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका रिजल्ट कब निकला? ये सर 31 को आया है रात में 10:30 बजे। उसके बाद मैंने आपको फोन किया था। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। तो अभी आप क्या ब्रांच मैनेजर स्केल 2 में प्रमोट हो गए आप? अभी वर्तमान में भी ब्रांच मैनेजर ही है सर, लेकिन अब स्केल 2 में प्रमोट हो गए। अपने बैच का सबसे पहला लड़का हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपको तालियों से अभिनंदन है, हमारे सभी साथी तालियों से आपको अभिनंदन कर रहे हैं और आपको बधाइयाँ दे रहे हैं। आप अपने अनुभव को साझा करना चाहते हैं, आप किस तरह जो है, आपको क्या कॉन्फिडेंस कैसे आया आपको? सर हम पहले भी बताए 20 दिसंबर से पहले हमारे मन में ये भी नहीं था कि हम आपका नाम भी नहीं जानते थे, किसी ने इंट्रोड्यूस कराया, आप उनके बारे में जानते भी नहीं, उन्होंने ही नंबर दिया, आपसे बात हुई और 16 या 17 तारीख को बात हुई थी। तो आपने कहा कि सर 20 तारीख को हम आ रहे हैं पटना। तो फिर हम डायरेक्ट पटना छुट्टी लिए, 6 दिन का, 6 दिन आपके यहाँ क्लास किए हैं और उसके बाद उसी 6 दिन की तैयारी से ये कॉन्फिडेंस आ गया कि हम पास कर जाएंगे। उसके बाद आपके जो भी स्टडी मटेरियल वगैरह थे उन्हीं ही सिर्फ मैंने आप ही का पढ़ा है। मतलब इंटायर क्रेडिट आपको जाता है। मतलब मैंने वो कोई भी चीज बाहर की नहीं पढ़ी है। इवन कि हम बताए भी थे कि इंटरव्यू वाले दिन मतलब इन करने के बाद जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था कि कैसे हो कुणाल, तो मैंने यही जवाब दिया था। मतलब अनायास ही मेरे मुंह से निकला सडनली कि शानदार, जबरदस्त, बेहतरीन। तो मतलब इंटरव्यूअर्स बहुत खुश थे। कहा आपने कि आपसे पूछा गया कि आप कैसे हैं तो आपने कहा शानदार हूँ। मैंने पूछा कि कुणाल कैसे हो। अच्छा। तो मतलब हम बहुत डरे हुए थे पहले, मतलब लग रहा था कि पता नहीं, मतलब एकदम अजीब ऐसा फील हो रहा था सामने बैठे हुए थे। तो मेरा मुंह खुला था, अनायास यही वर्ड निकला कि शानदार हूँ, जबरदस्त हूँ, बेहतरीन। तो पहले वो लोग खूब सारा हंस लिए। उन्होंने कहा कि इतने दिनों से इंटरव्यू ले रहा हूँ, जितने भी बच्चे आते हैं वो कहते हैं कि सर गुड, फाइन, ठीक हूँ सर, अच्छा हूँ, ये जवाब कहाँ से लेके आया? तो मेरे को थोड़ा बल मिल गया। मैंने देखा कि ये अच्छा समय है कि इसी पर चढ़ जाना है। मैंने उन्हें बताया कि सर मैं बहुत ही कोई भी काम बहुत बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब तरीके से करता हूँ, इसलिए मैं बेहतरीन हूँ, लाजवाब हूँ, शानदार हूँ। उसके बाद हमारा सर इंटरव्यू 2 मिनट में ही खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि आप जाओ। तो मुझे थोड़ा सा अटपटा इसलिए लगा क्योंकि हम अपने बारे में, अपना जो मेरा जो बेसिक है, हमारा जो मेन जो सेक्टर था जिसमें बहुत अच्छा काम किए हुए हैं, वो तो मैंने ब्रीफ ही नहीं किया था। तो हमने उनसे पूछा कि सर मैं जाऊं, इंटरव्यू खत्म हो गया मेरा। तो उन्होंने बोला कि मतलब वो निगेटिवली ले सकते थे इसको, लेकिन उन्होंने निगेटिव नहीं लिया। उन्होंने पूछा कि क्यों नहीं जाने का मन है? हम कहा सर इंटरव्यू के अकॉर्डिंग तो हम बहुत तैयारी करके आए थे, हमसे कुछ पूछा नहीं गया है। तो वापस वो लोग सब हंसने लगे। उन्होंने कहा कि भाई ये जाना नहीं चाहता, इससे पूछा जाए। वहां से सर आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा इंटरव्यू 15 मिनट्स ज्यादा, उससे भी ज्यादा चला है। और जैसे आप मतलब हम लोग दोनों आदमी बात कर रहे हैं, हमारे सारे साथी लोग बात कर रहे हैं, हम लोग ऐसे बातचीत की, मतलब ये फियर ही खत्म हो गया कि हमारे सामने चेयरमैन सर बैठे हैं या ईडी सर बैठे हैं सेंट्रल बैंक के, ये सब चीजें खत्म हो गई। उन्होंने सिर्फ हमको ये देखा। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे रॉन्ग भी हुए, हमें सॉरी बोलना पड़ा है, बावजूद इसके जो मेन फोकस था वो ये था कि आप उनके सामने ब्रीफिंग कैसे करते हैं अपनी बात। तो जिस तरीके से आप बता रहे थे पटना वाला क्लासेस में, वहाँ फिजिकल क्लासेस में, उसमें जो चीज सीखा मैंने वो सारी चीजें मैंने अप्लाई की टोटल।
हम पहले भी बोले अभी अभी अपने बातचीत के स्टार्टिंग में ही कि मैंने बाहर का कोई मटेरियल रीड ही नहीं किया। इंटायर आपका वीडियोस, आपका लाइव सेशंस, आपका स्टडी मटेरियल, यही टोटल चीज पर आप जो रजिस्टर मैंने मेंटेन की थी पटना वाले क्या 6 बात दिन है, आप की, बधाई के पात्र हैं पांडे जी। आप तो शानदार सफलता के पूरे हकदार हैं, क्योंकि आपने लाजवाब काम किया है, बेहतरीन बेहतरीन उसका सामना किया है। एक चीज पूछना चाहेंगे, इंटरनल की तैयारी आपने कैसे करी? इंटरनल क्या क्या सवाल किस किस फील्ड से आए थे? सर्कुलर्स हमारे यहाँ जितने भी आए थे सर, वो रिटेल लोन के हो या फिर जितने भी हमारे स्कीम है जो लोन में चल रहे हैं, वो सारे के मैंने सर्कुलर पहले से ही बना रखे हैं अलग से। मेरे ब्रांच में एक फाइल बनाता हूँ, जो जितने भी सर्कुलर आते हैं सबको सीरीज या डेट वाइज लगाता हूँ। वो डाटा सर, वो फाइल मैं उठा के ले आया था घर और उसी से रेगुलर पढ़ाई कर रहा था। मैंने लास्ट के 4 दिनों में केवल सर्कुलर ही पढ़े हैं और उस सर्कुलर से सर रिटर्न में एटलीस्ट कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आए। अच्छा, कौन कौन से टॉपिक से सवाल आए इंटरनल से हमारे साथियों को? होम लोन का पूछ रहा था सर, कार लोन का भी पूछा और उसके बाद केसीसी का भी पूछ रहा था। उसके बाद फिर ये हम लोग ज्यादा ये सब नहीं पूछा, एंसिलरी सर्विसेज या फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का रिटर्न में क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि उतना हाई तक नहीं जा रहा है हमने क्या का लोन। लेकिन प्राइवेटी सेक्टर में जितने भी लोन्स हम लोग दे रहे हैं अभी वर्तमान में, वो सब पूछा था। अभी रिटेल लोन चूंकि हमारे यहाँ एकदम नया है, तो रिटेल लोन से 4-5 क्वेश्चन आ गया था। अच्छा, और 1-2 क्वेश्चन इंटरनल ऑडिट पॉलिसी से भी पूछा गया था। बहुत बढ़िया। तो इंटरनल के लिए वही है कि अभी जो आपकी योजनाएं हैं, जैसे हाउसिंग लोन है, एजुकेशन लोन है, कार लोन है, किसान हाँ क्रेडिट सर, कार्ड अपना मेरा पर्सनल यही कहता है एक्सपीरियंस कि जो अपने बैंक का सर्कुलर है इंटायर उसी में से ही आ रहा है। अगर अपना सर्कुलर अगर ढंग से याद है तो ये मान के चले कि एटलीस्ट 10 क्वेश्चन बन जाएंगे श्योर। ओके, बहुत बढ़िया। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर मान लीजिए कि हम पास करेंगे तो उसका सारा क्रेडिट आप ही को जा रहा है। मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं बाहर से कुछ। हाँ, इसलिए सबसे पहला फोन मैंने आप ही को लगाया उसे बताने के लिए। इतना लेट दिया था कि हम किसी को फोन करने से पहले भी सोच रहे थे कि पता नहीं अगला पिक करेगा नहीं करेगा। मेरी मिसेस बोली कि आप करके देखिए, जब लाइव सेशन 12 बजे रात तक चल सकता है तो अभी 10:30 ही बज रहे हैं। हाँ सही बात है, उस समय हम बैंक में ही थे जब आप फोन किए तो। हाँ, वो 31 था सर, 9:30 तो सर हम भी आए थे। रीजनल ऑफिस हमारे रिटर्निंग के रास्ते में ही है, तो रीजनल ऑफिस होते हुए हम खुद ही सारे 9 बजे आए थे। लेकिन ये हमें श्योर था कि आज रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि हमारे रीजनल मैनेजर हमें एडवांस में मतलब बधाई दे दिए थे। अब सर 3 रीजन मिला करके हम अकेले चुने गए फास्ट तो ट्रैक। आपका जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें अगर हम 100 के आधार पर माने तो 100 में से कितने इंटरनल के सवाल आए थे और कितने जो है जनरल बैंकिंग के सवाल आए थे? सर हाफ, एकदम 50% इंटरनल क्वेश्चन था सर अपने बैंक का। 50% है ना, और 50% जनरल बैंकिंग का था। तो अभी देखा गया ट्रेंड में बैंकों का कि इंटरनल से जुड़े हुए ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। मैनेजमेंट का भी व्यू चेंज हुआ है। उसका कारण भी यही है कि जो नई जिम्मेदारी लेंगे अधिकारी वो इंटरनल सर्कुलर को जरूर पढ़ें। उसके लिए ये आपने सही काम किया, फाइल बना लिया इंटरनल सर्कुलर की, और पिछले 6 से 7 महीने की सर्कुलर अगर आप पढ़ेंगे तो आपका पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके लिए मैं हिंट एक भी दे देता हूँ, जो भी IBPS क्वेश्चन क्रिएट करता है उनको आपका बैंक जो है यूजर ID पासवर्ड देता है आपके इंटरनल सर्कुलर का, और उस यूजर ID पासवर्ड में जो शुरू के जो होते हैं ना टॉपिक, उन्हीं में से वो देखता है और उन्हीं में से सवाल उठाता है। एक बिजनेस फिगर से जुड़ा हुआ 1-2 सवाल आएंगे, और प्लस 6 महीने के अगर सर्कुलर आप एक बार रीड कर लीजिएगा तो उसी में से सवाल पूछ लेंगे। और आप जब रीड करते हैं तो आप उसमें आइडिया हो जाएगा इसमें से क्या पूछा जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर किसी के थ्रेशोल्ड लिमिट में चेंज किए होंगे, या आपके स्टाफ अकाउंटेबिलिटी अगर पॉलिसी है, जैसे पहले 50,000 तक था अभी 1 लाख बढ़ा दिए, तो वो सवाल पूछा जाता है। तो आप देखिएगा पहले आपके शुरू में जो स्टाफ सर्कुलर के 6-7 महीने के जो सर्कुलर है उनको जरा एक बार रीड कर लीजिएगा और थोड़ा देख लीजिएगा, या नया कोई योजना अगर लॉन्च हुई तो उस पर जुड़े हुए सवाल आएंगे। तो बहुत शानदार, हमको तो बहुत ही बेहतरीन लगा कि आप बढ़िया, सबसे पहले आपका खबर आया और आप सफलता हासिल किए। वैसे आपके बैंक के काफ़ी साथी सफल हुए हैं आपके साथ ही साथ, तो एक बार सफलता का जश्न में मनाएंगे, एक बार गेट टुगेदर करेंगे, मीटिंग करेंगे। हम तो सर अगले साल अगर पटना आ पाएंगे तो भी हम क्लास करने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अरे वाह शानदार, अगले साल भी आइए, जरूर आएंगे। वैसे पटना तो जरूर आएंगे, आप लोग का प्यार है
तो आप लोग ऐसे ही प्यार देंगे तो हम लोग जरूर आएंगे, और आप ही लोगों के लिए जरूर आएंगे, है ना। सर किसी का कोई सफलता या असफलता दूसरी बात है, लेकिन आपका उतना दिन फिर से सानिध्य मिलेगा, ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ तो सीख के आएंगे ना सर, कुछ नया करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल जरूर कुछ नहीं मिलेगा तो पैर छूने का मौका मिलेगा ना सर। अरे क्या बात है, क्या बात है ना। पैर बिल्कुल नहीं, आप गले मिलेंगे, है ना, हम साथी हैं, और कुछ चीजें सीखने जरूर मिलती है। हम तो सर 6 दिन प्लस मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 45 डेज, यानी कि एटलीस्ट 51 डेज का ही स्टूडेंट। लेकिन मैंने पढ़ाई की है बहुत, मतलब मन से, बहुत रात तक, देर रात तक। ये बात है कि मेरे पास इतने एक्टिविटीज हैं, मतलब भगवान की दया से एक्टिविटीज हैं कि आपको उस क्लासरूम में भी मैंने बहुत सारी चीजें सिखा देता हूँ एक्टिविटी में। इसीलिए सर क्लास में भी बोलते हैं, आपको नजर नहीं आए होंगे। और ये इस तरह का जो लाइव सेशन हो तो जल्दी जवाब वगैरह हम चुपचाप से सुनने वाले ज्यादा हैं, जो सुनते बहुत अच्छे से हैं। वो सारी चीजें रहती हैं माइंड में आपकी। सारी स्टार्टिंग से ज्वाइन मीटिंग पे हूँ, लेकिन स्टार्टिंग से सिर्फ हम सुन रहे हैं, इसको स्क्रीन म्यूट कर दिया है, जेब में रख करके बाकी सारा काम चल रहा है, लेकिन सारा ध्यान था कि आप बोल क्या रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन पढ़ा, आंसर क्या दिए, सारी चीजें ऐसे ही आपकी स्टार्टिंग से। अगर अभी भी सर खाली रहते हैं तो हम आपका दिया हुआ वीडियोस वगैरह जो यूट्यूब का है, कभी सरफेसी वाला सुन लिए, कभी किसी और का, कभी बीएसबीडी का, कभी ऑपरेटिव अकाउंट्स का, कभी जनरल बैंकिंग का, ऐसे ही सुनते रहते हैं कान में। अब हनुमान चालीसा हटा करके यही लगा दिया है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। तो तमाम साथियों का हौसला अफजाई किया आपने, और तमाम साथियों को प्रेरित किया सफलता के लिए। और जब भी हम ऐसी कहानी सुनते हैं, ऐसे सफल इंसान को सुनते हैं, तो हमें भी प्रेरणा जागृत होती है वैसा बनने के लिए, और एक शक्ति जो है हमारे अंदर आते हैं। तो उन शक्तियों का आह्वान करना भी बहुत जरूरी है। जीवन में जो भी मूवमेंट होता है ना, उसके लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी मिलती है ऐसे चीजों को सुनने में। आपके मन मस्तिष्क में कौन सी बात जा रही है वो डिसाइड करेगा कि आप जाओगे कहाँ। अगर आपके कान के अंदर बात जा रही है कि आप कुछ नहीं कर सकते, अरे गए, कुछ नहीं होगा, गया बैंक डूब गया, एनपीए हो गया, मर्जर हो गया, ये हो गया, तो आपका भी कुछ नहीं होगा। अगर आपके दिमाग में बात जा रही है कि ये ज्ञान है, ये आप अच्छा जाओगे, इससे आगे बढ़ोगे, इससे सही चलोगे, तो आपकी सब इवन आफ्टर मतलब इंटरव्यू, हम लोगों का जो लोक अदालत रहा है यूबीजीबी का, वो पूरे यूबीजीबी में मतलब सारे अधिकतर ब्रांचेस या अधिकतर रीजन ने अपना टारगेट जो है more than 100% के साथ अचीव किया है। हम ही 120% है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 120% रिकवरी है सर। अरे शानदार है, और ऐसे समय में जहां पर कठिन समय चल रहा है ना। 8 लाख रुपए का सर D3 मिला हुआ था, मैंने 13 लाख रुपए का D3 केवल खत्म किया। बहुत बढ़िया। तो हम लोग अभी थोड़ा 9 अप्रैल तक लगातार सेशन करेंगे, कल भी सेशन करेंगे, थोड़ा लेट जरूर करेंगे, लेकिन कल भी सेशन करेंगे 9 अप्रैल तक। मैं क्वेश्चन ही क्वेश्चन लाऊंगा, अलग अलग बैंक का लाऊंगा, और क्वेश्चंस मिक्सअप करके भी लाएंगे है ना। और कल जो है IDBI का सेशन करेंगे, फिर परसों जो है JRGB का करेंगे, फिर SSGB का करेंगे, और एक और कोई सा बैंक है उनके लिए भी करेंगे, RMGB का करेंगे। और कल IDBI का सेशन रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेंगे IDBI के, जिसमें उनके इंटरनल सारी चीज़ों को कवर होगा, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा सेशन नहीं कर पाए, तो कल एक दिन का सेशन रखेंगे जिसमें 40 से 50 क्वेश्चन जो है मैंने तैयार किया, उस पर डिस्कस कर लेंगे अभी। फिर उसके बाद एक दिन अलग अलग बैंक का सेशन कर लेंगे, सीखने के लिए मिलेगा। अगर दूसरे बैंक के साथी उसको ज्वाइन भी करेंगे तो वो जो चीज़ मैं पढ़ाऊंगा उसमें अपने बैंक का आंकड़ा आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, आज थोड़ा देरी हो गया, हमारे शशि जी को नींद भी आ रही है, सुबह जल्दी जाना है, शाखा में तैयार होना है। सर क्वेश्चन था सर, बोले सर इंफॉर्मेशन सिस्टम जो पॉलिसी है सर, उससे किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है सर? बता रहा हूँ, इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो पॉलिसी है, IT पॉलिसी बोलते हैं, उससे 5 सवाल जुड़े हुए आते हैं। 5 सवाल। पहला सवाल, जो आपके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की जो लिमिट है, ट्रांजेक्शन लिमिट, मान लें मोबाइल बैंकिंग में कितना ट्रांजेक्शन है, IMPS में कितना ट्रांजेक्शन है, इंटरनेट बैंकिंग में कितना ट्रांजेक्शन है, UPI में कितना ट्रांजेक्शन है, बैंक का अगर मोबाइल बैंकिंग है तो कितना ट्रांजेक्शन है मैक्सिमम पर डे पर मंथ, ठीक, पर ट्रांजेक्शन पर डे पर मंथ, ये देख लीजिएगा, एक बात हो गई।
दूसरा बात हो गया उनके पासवर्ड कब एक्सपायर होते हैं, जैसे इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड कब एक्सपायर होता है, ये सवाल पूछा जाता 90 डेज 180 डेज है। है। हाँ, कितना दिन है अलग अलग बैंक का, आप देख लीजिएगा अपना इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड। फिर आता है आपका जो एटीएम कंप्यूटर है जो लैपटॉप दिए जाते हैं बैंक को, वो उनका वैल्यू जो है कितने साल बाद जीरो हो जाता है, आपके पॉलिसी में, आईटी पॉलिसी में दिया होगा, है ना, या कितने % का जो उसमें डेप्रिसिएशन किया जाता है, ये तीसरा टाइप का। और चौथा टाइप का सवाल है जो आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या बोलते हैं उसको, टर्मिनोलॉजी है उससे जुड़े हुआ सवाल पूछे जाते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कुछ टर्मिनोलॉजी होगा, जैसे फुल फॉर्म वाला बात हो गया, वो पूछा जाता है। ज्यादातर वैसे वो पासवर्ड का पूछा गया एक बार कि पासवर्ड कितना है आईटी में, कितने दिन में एक्सपायर हो जाता है, और आपकी लिमिट कितना है, मोबाइल बैंकिंग में कितना कर पाते हैं, यूपीआई में कितना कर पाते हैं, और उस प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ उसके इंश्योरेंस के जो होते हैं ना, कार्ड में इंश्योरेंस होते हैं, कार्ड डेबिट कार्ड के ट्रांजेक्शन के साथ एक्सीडेंट हो गया तो कितना होगा, वो देख लीजिएगा। ठीक है राजेश मीना जी, तो यस सर, राजेश मीना जी ने गुड अपना नाइट। बत्ती भी बंद कर लिया है, मतलब अब सभा समाप्ति की घोषणा करेंगे। कल हम आईडीबीआई का सेशन करेंगे, फिर परसों जो है एक एक बैंक का सेशन करेंगे, मैं बता दूंगा, जिसका तैयार हो गया उसका कर लेंगे। और ठीक है फिर उसके बाद जो आईडीबीआई का सेशन करेंगे उसमें आप लोग भी अटेंड करिएगा, क्योंकि उसमें कुछ करंट अफेयर्स, कुछ चेंजेस जो बैंक में हो वो भी रहेगा, साथ ही साथ एचआर का, क्रेडिट का और रिकवरी का और रिटेल का रहेगा। उनके लिए एक कम्युनिकेशन का भी है, उसके लिए मैं अलग से कम्युनिकेशन गाइड भी साथियों को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है अश्विनी जी, आप सभी से मैं इजाजत चाहते हैं, आपके अच्छे कार्य निष्पादन, अच्छी स्वस्थता, सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूं, और आप सभी को सफलता की बधाई कुणाल जी के लिए, और सभी साथी फिर से ऐसे ही सफल हों, फिर हम लोग इस तरह से ऊर्जा लें, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच, थैंक यू गुड सर। नाइट सर। गुड नाइट।